Most sincere greetings to everyone. Good evening. Good evening all. Good evening Arvind, Sushil, Payal, Isha, Nitika. यस बढ़ गए हैं। अब कितना बड़ा केक लगेगा, कितना मैदा, कितनी शुगर। Krishan, good evening beta. Isha, very good evening. Once again. Kashish, good evening beta. Good evening Naseeb, Diksha. Very good evening Muskan. Good evening Achal. ये रोहिला डिजिटल के नाम से जिनकी आईडी है. गुड इवनिंग अंशिका. गुड इवनिंग कुमकुम. टुडे यू चेंज योर नेम राइट. पहले भैया की आईडी से थी आई थिंक आपकी आईडी है ना. गुड इवनिंग प्रीति. वेरी गुड इवनिंग कृष्ण. आई एम फाइन ईशा. हाउ आर यू बेटा. गुड इवनिंग मोहित. मोहित स्वामी गुड इवनिंग. मोहित सिंह गुड इवनिंग बोथ ऑफ यू. Very good evening everyone. Good evening Varsha. Yes, now I recall Varsha. Once again good evening Arvind. Let's wait for some time and then we'll proceed. Payal good evening. थोड़ा सा कैमरा सेट करना पड़ेगा. इंडिगो टेलीविजन पूरा लिखा हुआ नहीं यार. इट इज विजिबल. ओके, आप मुझे बताइए जो चैप्टर का टाइटल है क्या वो आपको विजिबल है. आज के चैप्टर का टाइटल बोर्ड पर विजिबल है या थोड़ा कैमरा सेट करो. गुड इवनिंग खुशबू. गुड इवनिंग शंकर. संतोष. दीक्षा, क्या टाइटल है बेटा. क्या लिखा दिख रहा है आपको बोर्ड पर. संतोष क्या लिखा दिख रहा है. क्या लिखा हुआ बेटा. व्हाट इज द टाइटल ऑफ टुडेज चैप्टर. बताइए. इंडिगो. वेरी गुड बेटा. वेरी राइट. All of you, right बेटा. हरिओम, दीक्षा, नसीब, मोहित, संजय मीन्स वर्षा, मोहित, प्रीति, साधना. चैप्टर नेम और राइटर नेम. यस, चैप्टर नेम और राइटर नेम देख लिया आपने बोर्ड पर. इट्स इंडिगो एंड द राइटर इज लुई फिशर. अच्छा, पहले तो जल्दी से एक बात बताओ, क्या आज आपके पास बुक्स हैं या नहीं. अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो मेरे पास एक और सॉल्यूशन भी है, क्योंकि ये जो है हमारी फ्लेमिंगो बुक, इसे हम पहले कवर अप कर रहे हैं और आज ही हमारा 5th चैप्टर है. एंड बेटा इस बुक में ये 5 ही चैप्टर्स हैं जो कि अकॉर्डिंग टू रिड्यूस्ड सिलेबस हम पढ़ेंगे. लास्ट ईयर आपको पता है सीबीएसई ने भी और हरियाणा बोर्ड ने भी, दोनों ही बोर्ड्स ने अपने सिलेबस में काफी रिडक्शन किया था स्टूडेंट्स के लिए लॉकडाउन पीरियड की वजह से. तो इस वजह से जो है हो सकता है बेटा इस बार भी सेम यही जो सिलेबस है इसे फॉलो किया जाएगा, रिड्यूस्ड सिलेबस को. तो आप देखिए क्या आपके पास बुक है या नहीं, क्योंकि आज 5 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे इस बुक के. एंड इसके बाद बेटा आप पोएट्री सेक्शन करेंगे. तो पोएट्री सेक्शन में भी आपको पता है लाइन बाय लाइन में पोएट्री की एक्सप्लेनेशन करूंगी. तो अगर आपके पास बुक्स होंगी तो अच्छा रहेगा. तो आप मुझे बताइए कि जिन जिन के पास बुक्स नहीं है वो बताइए पहले तो मुझे. ओके, मंजुला के पास नहीं है, अंकित राज के पास. ओके, हेलो अंकित. एंड ओके है बुक्स. संगीता के पास बुक नहीं है. संगीता मीन्स रोशनी. रोशनी बेटा आप ऐसा कर सकते हो, ये राइडिंग विद आदित्य मिश्रा बेटा क्लास 6 बजे शुरू हो जाती है. और अच्छा ये कुछ बच्चों के आ रहे हैं मेरे पास. मोहित, मुस्कान, प्रीति किसी के पास भी नहीं है. दीक्षा ओके मैम. बेटा अच्छा कुमकुम के पास भी नहीं है. एक काम आप कर सकते हो, जैसे मान लो मैंने अब जब नेक्स्ट वीडियो में जो पोएम मैंने करानी होगी मैं आपको उस पोएम का नाम बता दूंगी, राइट. तो क्या आप उसका जो पीडीएफ है वो आप इंटरनेट से सर्च करके अपने पास रख सकते हो, ये बताओ मुझे.
पीडीएफ सर्च करना आता है, या पोएम का जो टेक्स्ट है उसको सर्च कर लोगे, नेट पे से निकाल लोगे? बोलो, ये कर सकते हो? दीक्षा के पास बुक है, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड बेटा। जिनके पास बुक्स नहीं है उनसे ये पूछ रही हूँ मैं, है ना, ये कर लेना, ठीक है कुमकुम, सही रहेगा ये। ओके बेटा, ये कर सकते हो ना? तो फिर नेक्स्ट पोएम जो हम पढ़ेंगे मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी आपको, और फिर उसका जो भी टेक्स्ट है वो आप अपने पास रख लेना, बहुत अच्छे से आपको उसे समझ में आ जाएगा बेटा, ये बात है। ओके, इस वजह से तो चलिए आज का चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। आई थिंक काफी स्टूडेंट्स आ चुके हैं और अब हमें लेट नहीं करना चाहिए। मोहित, उदास क्यों हो गए आप? क्या रीजन है बेटा? नहीं निकाल सकते पीडीएफ? नहीं निकाल सकते तो कोई बात नहीं, जब भी आपके पास बुक होगी आप यही जो मेरी लाइव वीडियो है इसको आप फिर से जैसे वॉच करोगे तो ये अपलोडेड मिलेगी आपको यूट्यूब चैनल पे, तो उस समय आप अपने पास बुक रख के इसको समझ सकते हो। ये तो मैं इसलिए कह रही थी कि भी साथ के साथ तुम्हें एकदम क्लियर हो जाएंगी सब चीजें अगर आपके पास पीडीएफ के फॉर्म में या सिंपल टेक्स्ट के फॉर्म में या बुक के फॉर्म में आपके पास अगर आपकी बुक होगी तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। काफी स्टूडेंट्स आ चुके हैं क्लास के अंदर। हाँ जी, तो आज के चैप्टर का टाइटल है इंडिगो एंड इट इज रिटन बाय लुई फिशर, राइट। अब बेटा ये जो चैप्टर है बेसिकली आप थोड़ा सा हैरान भी हो रहे होंगे कि आज मैंने किस तरह के कपड़े पहने हैं। आज ना तो रिपब्लिक डे है, ना ही इंडिपेंडेंस डे है। आज दरअसल मैंने चैप्टर का जो थीम है उससे रिलेटेड अपनी यूनिफॉर्म पहनी है। एंड ऑफ कोर्स आप देख सकते हो कि मैंने ट्राई कलर दुपट्टा लिया है जो कि हमारे देश के तिरंगे झंडे की पहचान है और बहुत ही प्राउड हम फील करते हैं जब हम इसे पहनते हैं। ये हम क्यों पहन पा रहे हैं, हम तिरंगा क्यों फहरा पा रहे हैं अपने देश में, इसके पीछे बेटा यही बात है कि हम आजाद हैं, राइट। और हमें आजादी किससे मिली? हमें आजादी मिली ब्रिटिशर्स से, अंग्रेजों से। लेकिन उस आजादी की शुरुआत कब हुई? वैसे तो बहुत पहले 1857 की क्रांति जब हुई थी, ओके, जिसे कि फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है, तब से ही इसकी क्रांति की शुरुआत हो गई थी। लेकिन अगर सही मायनों में देखें तो 1947 में हमें जो आजादी मिली है 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिशर्स से, तो उसके लिए हम सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन मानते हैं वो मानते हैं महात्मा गांधी का और इंडियन नेशनल कांग्रेस का, राइट। तो महात्मा गांधी का जो कंट्रीब्यूशन है इस फ्रीडम स्ट्रगल में, उसी को रिकॉल करते हुए आज ये जो यूनिफॉर्म है ये मैंने आपके सामने डाली है। और उसके पीछे कारण बेटा ये है कि ये पहला ऐसा इंसिडेंट था, ये पहला ऐसा एपिसोड था जो कि महात्मा गांधी की ओर से इनिशियल किया गया था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स फॉर द फाइट ऑफ आवर इंडियन इंडिपेंडेंस। ओके, तो थीम ये है कि हमें इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली विद द एफर्ट्स ऑफ महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने ऐसा पहला काम क्या किया था, पहला सिग्निफिकेंट काम उनका कौन सा था जिसकी वजह से हम इस आजादी को आज महसूस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं? तो ये था बेटा उनका चंपारण मूवमेंट। ओके, इसी बारे में आज का ये चैप्टर है। टाइटल पर हम बाद में आएंगे, पहले मैं स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए स्टोरी की जो शुरुआत है वो दरअसल जो आपको फर्स्ट सेंटेंस बुक में लिखा हुआ मिलेगा वो मिलेगा कि ये सब जो है ये स्टार्ट हुआ था 1942। 1942 इज द ईयर जब लुई फिशर जो है वो महात्मा गांधी से मिले थे। ओके, और महात्मा गांधी जो है वो लुई फिशर को कुछ नरेट कर रहे हैं। बेसिकली लुई फिशर की एक बड़ी फेमस बुक है जिसका नाम है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। ये अबाउट द ऑथर में आपको लिखा हुआ मिलेगा, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ये उनकी एक बुक है। और आज का जो एक चैप्टर है हमारा इंडिगो, ये उसी बुक में से एक एक्सट्रैक्ट है। तो आपको समझ में आ रहा है, लुई फिशर महात्मा गांधी से मिले थे 1942, सेवाग्राम एक जगह का नाम है, वहां पर मिले थे। और तब महात्मा गांधी लुई फिशर को ये बता रहे हैं कि किस तरह से ये स्टार्ट हुआ था कि आई अर्ज द ब्रिटिशर्स टू लीव इंडिया, कि किस तरह से उन्होंने ब्रिटिशर्स को फोर्स किया कि वो हमारा देश भारत इसे छोड़कर चले जाए। ओके, तो लुई फिशर को बता रहे हैं महात्मा गांधी। लुई फिशर ने अपनी एक बुक लिखी है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी और उसी में से लिया हुआ आज का ये हमारा एक्सट्रैक्ट है, दैट इज इंडिगो, राइट। तो चलिए अब महात्मा गांधी लुई फिशर को बताते हैं कि एक्चुअली ये हुआ था इन द ईयर 1917 में। ओके, तो 1917 में क्या हुआ था, चलिए सुनते हैं, समझते हैं, चैप्टर यहां से स्टार्ट करते हैं।
और अब महात्मा गांधी ये बताते हैं कि बेसिकली वो 1916 दिसंबर की बात कर रहे हैं, इस समय 1916 दिसंबर की बात कर रहे हैं, जब वो गए थे लखनऊ में एक एनुअल कन्वेंशन को अटेंड करने के लिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन होते थे बेटा, उनकी मीटिंग्स होती थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी थी इंडिया की, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि महात्मा गांधी के साथ साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी बहुत कंट्रीब्यूशन दिया हमारे देश को ब्रिटिशर्स से आजाद कराने के लिए। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की मीटिंग्स जैसे हर साल होती रहती थी, तो उस साल दिसंबर 1916 का जो सेशन था मीटिंग का इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो कंडक्ट हुआ था, एनुअल कन्वेंशन कंडक्ट हुआ था लखनऊ में। तो लखनऊ में महात्मा गांधी उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग अटेंड करने के लिए गए थे। एंड तभी वो बताते हैं कि उनको एक पीजेंट मिला, एक फार्मर मिला, ओके, गरीब किसान मिला, और उसका नाम था राजकुमार शुक्ला। अब आप इस नाम को याद रखना, बहुत सिग्निफिकेंट नेम है ये, और कई बार शॉर्ट में जो क्वेश्चन है वो इसमें से पूछ लिया जाता है। राजकुमार शुक्ला जो है वो इस किसान का नाम है। राजकुमार शुक्ला मिला और उसने महात्मा गांधी से कहा कि आई एम राजकुमार शुक्ला, आई एम फ्रॉम चंपारण, एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कम विद मी टू माय डिस्ट्रिक्ट चंपारण, कि आप मेरे साथ चलिए मेरे डिस्ट्रिक्ट चंपारण में। अब महात्मा गांधी जो है उस समय तक उन्होंने चंपारण का नाम कहीं भी नहीं सुना था, और तब उनको पता चला कि अच्छा चंपारण नाम का भी कोई डिस्ट्रिक्ट है, और वो बिहार में है। बिहार में इन द फुटहिल्स ऑफ हिमालयास, ओके, हिमालय की तलहटी में चंपारण नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो महात्मा गांधी को ये भी पता चला उस समय जब राजकुमार शुक्ला ने बताया कि चंपारण में उस समय शेयर क्रॉपिंग का सिस्टम था। यानी कि शेयर क्रॉपिंग का क्या मतलब है, राजकुमार शुक्ला ने जिसे उस समय बताया कि हम सब शेयर क्रॉपर्स हैं, हम सब जो किसान हैं, हम सब जो पीजेंट्स हैं, वो बेसिकली शेयर क्रॉपर्स हैं। शेयर क्रॉपर्स में ये होता है बेटा कि जैसे मान लीजिए कोई भी एक खेत है, ओके, और उस पर फसलें उगाई जाती हैं, तो जो शेयर क्रॉपर होता है, शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट जो होता है, उसमें जो फसल उगाने वाला है वो अपनी फसल का एक हिस्सा अपने लैंडलॉर्ड को देता है, ओके, जो भी जमींदार है या जिससे उसने वो जमीन ली है। जमीन किसान की खुद की नहीं होती, वो किसी और की जमीन पर काम करता है, और जो फसल है, क्रॉप जो है, उसका एक हिस्सा वो एज रेंट, एज रेवेन्यू जो भी मालिक है उसको देता है। तो आपको क्लियर है ये शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट क्या है, क्योंकि चंपारण में शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट था। और उस समय जो है राजकुमार शुक्ला बताते हैं महात्मा गांधी से कि जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने बहुत ही बुरा हाल कर रखा था चंपारण में, बिहार में, और इसीलिए राजकुमार शुक्ला चाहते थे कि महात्मा गांधी उनके साथ जाएं और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अब गांधी जी देख रहे थे शुक्ला को, तो शुक्ला जो है उन्हें वैसे तो इलिटरेट था, कुछ पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उन्हें वो काफी रेजोल्यूट लगा। इलिटरेट बट रेजोल्यूट, बेटा ये टर्म आती है, और इलिटरेट का मतलब आपको पता ही है, जो पढ़ा लिखा नहीं होता, अशिक्षित, अनपढ़। लेकिन रेजोल्यूट का क्या मतलब है, रेजोल्यूट का मतलब है डिटरमिन्ड, ओके। उसका जो डिटर्मिनेशन था बहुत ही दृढ़ संकल्प वाला था। मीन्स वो किसी भी कॉस्ट पर चाहता था कि महात्मा गांधी उसके साथ चले और उन शेयर क्रॉपर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करें, जो कि लैंडलॉर्ड्स ने उस समय उनके लिए बहुत ही मुसीबत खड़ी कर रखी थी, उसे दूर करें। तो महात्मा गांधी ने उसको कहा कि देखो अभी तो मुझे बहुत काम है, अभी तो मुझे कानपुर जाना है। अच्छा, कानपुर का इसमें पुराना नाम लिखा हुआ है बुक में विद द स्पेलिंग CAWNPORE, तो आप कंफ्यूज मत होना, ये कानपुर के लिए ही है, मॉडर्न टाइम्स कानपुर। और फिर महात्मा गांधी ने कहा कि फिर मुझे जैसे कंट्री के दूसरी पार्ट्स में भी जाना है, बहुत सारा काम है, और फिर उसके बाद तुम जैसे मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। लेकिन राजकुमार शुक्ला ने क्या किया, वो जहां जहां महात्मा गांधी जाते उनके पीछे पीछे वहीं पर ही पहुंच जाता। जैसे सबसे पहले उन्होंने कहा कानपुर, तो राजकुमार शुक्ला जी कानपुर पहुंच गए। फिर उन्होंने कहा कि देश के दूसरे हिस्सों में जाना है, तो राजकुमार शुक्ला जी जहां जहां महात्मा गांधी जाते वहां वहां उनके पीछे पीछे चले जाते। अब फाइनली महात्मा गांधी आ गए अहमदाबाद में, और अहमदाबाद के पास उनका आश्रम था, वहां पर आ गए, और फिर राजकुमार शुक्ला उनको वहां पर भी फॉलो करते करते पहुंच गए। और फिर राजकुमार शुक्ला ने कहा फिक्स अ डेट, कि प्लीज आप मेरे लिए कोई डेट फिक्स कर दीजिए, आप जिस दिन मेरे साथ चंपारण चलेंगे। अब महात्मा गांधी ने जब इस पुअर इलिटरेट फार्मर की टेनेसिटी को देखा, यानी कि इतना ज्यादा डिटरमिन्ड था, ये इतना ज्यादा मेहनती था, लगातार महात्मा गांधी जी को ये फॉलो करता रहा है, तो महात्मा गांधी जी बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि ठीक है, सच एंड सच अ डेट मैं
तुम्हें कलकत्ता में मिलूंगा ऑन सच अ डेट। मैं तुम्हें कहाँ मिलूंगा? कलकत्ता। मतलब कोई डेट दे दी उन्होंने राजकुमार शुक्ला को, और तुम मेरे पास वहां पे आ जाना और फिर मैं तुम्हारे साथ चंपारण चलूंगा। बेटा जिस दिन वो डेट फिक्स की थी वो काफी महीने की बात थी, एंड तो भी जो है राजकुमार शुक्ला जब महात्मा गांधी कलकत्ता पहुंचे, उन्होंने वहां का जो भी उनका काम था वो कंप्लीट किया, तो उन्होंने पाया कि राजकुमार शुक्ला वो सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस, कि वो एकदम तैयार बैठे हैं, उनके लिए एकदम जमीन पर अपने घुटनों को फोल्ड करके बैठे हुए थे। और फिर उसके बाद जो है महात्मा गांधी भी राजकुमार शुक्ला के पास फाइनली जिसे साथ चल पड़े। अब ये सीधे चंपारण नहीं गए, दोनों के दोनों ने एक ट्रेन ली, और वो जो ट्रेन है वो जा रही है अब हमारी पटना। ओके, कहाँ जाने लगे ये? पटना गए। पहले तो पटना में कौन था? पटना में बेसिकली राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी को राजेंद्र प्रसाद के घर लेकर गए। अब राजेंद्र प्रसाद, ये नाम आपने सुना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राइट? डू यू रिकॉल कौन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? अगर रिकॉल कर चुके हो तो टाइप कर दो, अदरवाइज मैं बताती हूँ। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वैसे तो चैप्टर में हमें पता चलता है कि लॉयर हैं, यानी कि वकील हैं, जिनके पास राजकुमार शुक्ला बार बार जाते रहते हैं शेयर क्रॉपर्स के जो भी ये समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इनको लेकर। लेकिन बेसिकली राजेंद्र प्रसाद वो हैं जो कि बाद में चलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने और हमारे देश के भी पहले प्रेसिडेंट बने। ओके, तो राजेंद्र प्रसाद नाम ध्यान रखना। तो राजेंद्र प्रसाद के यहाँ चले गए। अब जैसे वो वहां पर गए तो राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, लेकिन उनके जो सर्वेंट्स थे उन्होंने राजकुमार शुक्ला को पहचान लिया कि ये तो वही पीजेंट है, किसान है, जो कि बार बार हमारे मालिक के पास आता रहता है शेयर क्रॉपर्स की प्रॉब्लम को लेकर चंपारण से। और उन्होंने ये सोचा कि ये जो दूसरा जो विजिटर है मीन्स महात्मा गांधी, ये भी इसी की तरह से कोई किसान होगा। तो राजकुमार शुक्ला को उन्होंने नीचे जमीन पर बैठने दिया एंड महात्मा गांधी भी उन्हीं के साथ बैठ गए। लेकिन उन्होंने उन दोनों को कुएं से, बाल्टी से पानी भी पीने के लिए नहीं अलाउ किया कि वो पानी तो पी ले। तो उस समय महात्मा गांधी ने रियलाइज किया कि अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता की जो भावना है ये उस समय कितनी ज्यादा उस समाज में थी, क्योंकि उन लोगों को नहीं पता था कि कहीं ये अस्पृश्य तो नहीं है, अनटचेबल तो नहीं है, इसलिए। तो महात्मा गांधी को इस चीज के लिए काफी महसूस हुआ, लेकिन वो तो सर्वेंट्स तो यही सोच रहे थे कि ये भी इसी की तरह से कोई किसान होगा। चलिए, अब महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि वो अब भी सीधे चंपारण नहीं जाएंगे, बल्कि पहले वो मुजफ्फरपुर जाएंगे। अगर बेटा आपको इन प्लेसेस को जैसे याद रखने में प्रॉब्लम हो रही है तो कोई बात नहीं, आप इनको मेंशन कर सकते हो। जैसे शुरुआत में मैंने आपको बताया कि एनुअल कन्वेंशन ऑफ लखनऊ, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड एट लखनऊ इन December 1916. There, Rajkumar Shukla met for the first time with Mahatma Gandhi, and he asked him to go to Champaran with him to solve the problems of the sharecroppers. फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि महात्मा गांधी ने बोला कि कानपुर जाना है, इंडिया के दूसरे पार्ट्स में जाना है, तो राजकुमार शुक्ला ने हर जगह फॉलो किया। फाइनली अहमदाबाद के पास जब वो अपने आश्रम में पहुंचे तब महात्मा गांधी ने डेट फिक्स की और उन्होंने बताया कि कलकत्ता में मैं इस दिन को मिलूंगा, तब तो मुझे मिलना। राजकुमार शुक्ला कलकत्ता में मिले एंड वहां से दोनों बोर्ड हो चुके थे एक ट्रेन पर, और ट्रेन जा रही थी उनकी पटना। ओके, और पटना के बाद जो है, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद वहां पर उनको मिले नहीं, तो अब वो दोनों कहाँ आ गए? जी हाँ, वो दोनों अब आ गए मुजफ्फरपुर, क्योंकि महात्मा गांधी ने सोचा कि पहले मुजफ्फरपुर जाऊंगा और मुजफ्फरपुर जाकर जितने भी इस केस के बारे में इन्वेस्टिगेशंस हैं वो मैं करूंगा, ताकि अच्छे से मुझे सब कुछ समझ में आ जाए कि बेसिकली मैटर क्या है। क्योंकि अब तक तो केवल राजकुमार शुक्ला ने ही उनको जो भी बात थी वो बताई थी, तो वो अभी इसके बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते थे और इसलिए वो मुजफ्फरपुर जाने की सोच लेते हैं। दोनों मुजफ्फरपुर के लिए चल पड़ते हैं। अब मुजफ्फरपुर में जाने से पहले महात्मा गांधी ने टेलीग्राफ लिखा। ये टेलीग्राफ उन्होंने लिखा था प्रोफेसर जैसे जेबी कृपलानी को। ओके, जेबी कृपलानी जो कि आर्ट्स कॉलेज में प्रोफेसर थे और मुजफ्फरपुर में, तो उन्होंने जेबी कृपलानी को वो जानते थे, तो उनको एक टेलीग्राफ लिखा कि भी मैं इस तरह से पहुंचूंगा मुजफ्फरपुर। तो आधी रात को उनकी ट्रेन 15 अप्रैल 1917 को उनकी जो ट्रेन है वो पहुंचती है मुजफ्फरपुर, और जेबी कृपलानी एक लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ उनको रिसीव करने के लिए रेलवे स्टेशन पर आते हैं। इसके बाद महात्मा गांधी मुजफ्फरपुर में रुकते हैं एक और जिसे टीचर हैं उनके घर, और उनका नाम है प्रोफेसर मलकानी। ये भी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर होते हैं। अब आप देखिए, यहाँ पर एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि गवर्नमेंट स्कूल में टीचर का क्या मतलब है। पहले तो मैं ये बता दूं कि गवर्नमेंट स्कूल का क्या मतलब है। गवर्नमेंट स्कूल यहाँ पर
वो गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं है जो इस समय गवर्नमेंट स्कूल्स हैं हमारे देश के। यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल्स का मतलब है बेटा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि अंग्रेजी सरकार के अंडर ये लोग काम करते थे। प्रोफेसर जेबी कृपलानी भी और प्रोफेसर मलकानी भी, कृपलानी और मलकानी दोनों ही गवर्नमेंट जैसे इंस्टीट्यूशंस में थे, वो कॉलेज में थे, आर्ट्स कॉलेज में, और ये टीचर थे स्कूल में। लेकिन तो भी इन्होंने महात्मा गांधी को सपोर्ट किया। कृपलानी उनको रिसीव करने के लिए गए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ, और मलकानी ने उनको घर पर रखा। तो महात्मा गांधी यहाँ पर ये चीज एक्नॉलेज करते हैं कि कहते हैं कि ये उनके पार्ट पर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम था, क्योंकि उन्होंने मेरे जैसे ऐसे व्यक्ति को अपने घर पर रखा जो कि होम रूल के अगेंस्ट काम कर रहा है, होम रूल के लिए काम कर रहा था और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट काम कर रहा था, गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम कर रहे थे। गवर्नमेंट यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट यहाँ पर कौन सी है? ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के ही तो वो सर्वेंट्स हैं, और गवर्नमेंट के ही अगेंस्ट काम करने वाले मींस महात्मा गांधी को, जो कि होम रूल के एडवोकेट हैं, उनको वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये उनके पार्ट पर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात थी। ये हमारे टेक्स्ट बुक में भी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब जैसे महात्मा गांधी मुजफ्फरपुर पहुंचे, उनके आने की जो खबर है वो चंपारण तक फैल गई, क्योंकि मुजफ्फरपुर जो है वो पटना से जैसे उनको चंपारण जाना था, तो मुजफ्फरपुर एंड रोड था, यानी कि बीच में पड़ता था, और चंपारण तक ये बात फैल गई। अच्छा, अब वहां से भी लोग जो है वो उनको देखने के लिए मुजफ्फरपुर पहुंच गए, और मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स हैं उन्होंने भी महात्मा गांधी से जैसे वो मिले, और उन्होंने भी सारा का सारा केस जो है वो डिस्कस किया और बताया महात्मा गांधी को कि किस तरह से जो केस है वो बन रहा है मतलब ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट, एंड मोरओवर वो क्या फीस चार्ज कर रहे हैं, जैसे किससे, वो क्या फीस चार्ज कर रहे हैं इन पुअर पीजेंट से। जैसे महात्मा गांधी ने सुना कि ये जो वकील हैं, ये जो लॉयर्स हैं जो कि मिलने के लिए आए हैं महात्मा गांधी से मुजफ्फरपुर से, ये एक लार्ज ह्यूज अमाउंट ऑफ फीस जो है वो चार्ज कर रहे हैं इन पुअर पीजेंट से, तो महात्मा गांधी ने उन्हें चाइल्ड किया, मीन्स उनको डांट लगाई, और उनसे ये कहा कि ये तो बहुत गलत बात है कि आप इतनी ज्यादा फीस वसूल कर रहे हो। ये जो पीजेंट्स हैं, ये जो फार्मर्स हैं, ये वैसे ही इतने ज्यादा पुअर हैं, प्लस ये फियर स्ट्रिकन है, ये इतने डरे हुए हैं ब्रिटिशर्स से, और ऊपर से आप इनसे फीस चार्ज करते हो। तो महात्मा गांधी ने कहा कि कोर्ट में जाना, कोर्ट में जाकर इस मैटर को हल करना कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, इनके लिए तो हमें कुछ ना कुछ अच्छे से और कुछ करना पड़ेगा, और ऐसा काम करना पड़ेगा कि जिससे इनके अंदर जो डर है ब्रिटिशर्स के खिलाफ उसको निकाला जा सके, राइट। तो महात्मा गांधी ने ये सजेस्ट किया यहाँ पर। अब हम आ जाते हैं हमारे टेक्स्ट बुक के कहूँ या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बेटा, और ये क्वेश्चन है इस तरह से पेपर में आएगा कि ये जो अपना सिस्टम है, ओके, क्या प्रॉब्लम थी मींस चंपारण में, व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ द शेयर क्रॉपर्स इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंपारण, ये क्वेश्चन बनेगा। हमें समझना पड़ेगा कि क्या अरेंजमेंट था वहां पे जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स आई थी। तो मैं आपको समझाती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा ये क्या जैसे प्रॉब्लम थी। आप देखिए इसमें क्या है बेटा कि जैसे जो भी एरेबल लैंड थी चंपारण में, एरेबल का मतलब फर्टाइल, ओके, जिसके ऊपर क्रॉप्स उगाई जाती थी और एग्रीकल्चर की जाती थी, तो वो जो एरेबल लैंड थी वो चंपारण डिस्ट्रिक्ट में एक्चुअली लार्ज एस्टेट्स में डिवाइडेड थी, ओके, लार्ज एस्टेट्स में डिवाइडेड थी, और उनके ऑनर्स मींस उनके मालिक थे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, ओके, मतलब ब्रिटिशर्स मींस अंग्रेज जो थे, इंग्लिशमैन जो थे, उनके पास लार्ज एस्टेट्स थे चंपारण में एरेबल लैंड के, जिन पर खेती करने के लिए उन्होंने इंडियन पीजेंट्स को रखा हुआ था। मींस भारतीय जो किसान थे चंपारण में रहने वाले, उनके खुद के खेत नहीं थे बल्कि इंग्लिशमैन के खेत थे, लार्ज एस्टेट्स थे, और उनके ऊपर खेती करते थे हमारे भारत के चंपारण के किसान, गरीब किसान, ओके, टेनेंट्स थे वो। एंड उनके जो चीफ कॉमर्शियल क्रॉप थे उस समय, जिसका व्यापार किया जाता है, जिसे खाने के लिए यूज नहीं किया जाता, उसे कॉमर्शियल क्रॉप बोलते हैं, वो थी इंडिगो। अब यहाँ पर हमारे चैप्टर का टाइटल भी आपको समझ में आ जाएगा। इंडिगो का मतलब होता है नीला रंग, गहरा नीला रंग, नील जिसे बोलते हैं हम हमारी सामान्य भाषा में। नील आपको पता ही है कि जैसे सफेद कपड़ों में जो डाला जाता है, राइट, नील। और वो जो नील है बेटा, पहले उसकी खेती की जाती थी, जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय उस नील की खेती की जाती थी। और वो जो खेती है वो कौन करते थे? वो जो अंग्रेज, जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे, अंग्रेज लोग जो थे, उनके जो खेत थे उनके ऊपर भारतीय किसान, इंडियन टेनेंट्स जो है वो खेती करते थे। अब वो जो खेती होती थी, तो ये जो इंग्लिशमैन है उन्होंने ये बोला था अपने चंपारण के किसानों से, पुअर पीजेंट से, कि आप यहाँ पर काम करोगे और जितने भी आप फसल यहाँ पर उगाओगे
उसके 15% के ऊपर आपको केवल इंडिगो की प्लांटेशन करनी है, यानी कि नील की खेती करनी है। ओके, एंड वो पूरी की पूरी फसल जो है वो किसानों के लिए नहीं है, वो पूरी की पूरी फसल उनको एज रेंट इन इंग्लिशमैन को पे करनी है, इनको सरेंडर करनी है। आप समझ गए मेरी बात? जैसे सपोज कीजिए कि मेरे पास 100 जैसे एकड़ लैंड है, तो उसमें से 15 एकड़ पर मैं केवल एक ही जो फसल है उसको उगाऊंगी, नील जो कि मेरे किसी काम की नहीं है, वो मैं सरेंडर करूंगी एज रेंट टू माय लॉर्ड, ओके, लैंडलॉर्ड। तो इस तरह से ये सिस्टम था। तो ये जो अंग्रेज हैं ये क्यों उस फसल को उगाते थे इंडियन से? वो इसलिए उगाते थे बेटा कि हालांकि इतनी ज्यादा खपत इंडिया में तो उसकी नहीं थी, उस कमर्शियल क्रॉप की, इंडिगो की, नील की, वो उसे एक्सपोर्ट करते थे बाहर और उससे उनको काफी ज्यादा फायदा होता था। इस वजह से ब्रिटिशर्स इन किसानों को बोलते थे कि तुम्हें क्या उगाना है? इंडिगो उगाना है और पूरी की पूरी फसल हमें दे देनी है। अब ये तो सब ठीक था, इसके लिए उन्होंने क्या किया हुआ था कि एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाए हुए थे इन पीजेंट्स के कि तुम्हें इसी कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार काम करना है, हम तुम्हें एरेबल लैंड देंगे, अपने एस्टेट्स देंगे और उसके ऊपर 15% तुम इंडिगो ग्रो करके क्रॉप को हमें सरेंडर कर दोगे। लेकिन बेटा इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने ये कहा कि भी अब हम तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट से आजाद कर रहे हैं। ओके, क्यों आजाद कर रहे हैं? क्योंकि इन इंग्लिशमैन को ये पता चला कि जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो बनना शुरू हो गया है। अब यहाँ पर सिंथेटिक इंडिगो क्या है इसे भी समझ लीजिए आप। सिंथेटिक का मतलब क्या होता है? कृत्रिम। ओके, अब ये जो फसल यहाँ पर उगाई जाती थी नील की, ये तो ऑर्गेनिक थी। ओके, एंड वहां पर जो है जर्मनी में कृत्रिम नील बनना शुरू हो गया था। कहाँ पर? फैक्ट्रीज में। और आपको पता है कि जब फैक्ट्रीज में नील जैसे मान लीजिए बनाया जाएगा तो वो किस तरह से जल्दी भी बनेगा, उसकी डिमांड भी ज्यादा थी और उसकी कॉस्ट भी काफी इफेक्टिव थी। ओके, यहाँ पर जो है ये वाला नील जो है बनाने में भी प्रॉब्लम थी उनको और जो कॉस्ट है इसकी ये भी हाई पड़ती थी। तो डिमांड जो है पूरे वर्ल्ड के मार्केट में हम कह सकते हैं कि जर्मनी वाले इंडिगो की बहुत ज्यादा हो गई और इस वजह से ब्रिटिशर्स को ये लगा कि अब यहाँ पर नील की खेती करवा के कोई भी फायदा नहीं है। कहाँ पर? चंपारण की हम बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम आपको इस अरेंजमेंट से फ्री करते हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट से हम आपको रिलीज कर रहे हैं और लेकिन इसके बदले में आप हमें कंपनसेशन दे दो। किसने कही ये बात? ब्रिटिशर्स ने कही। किससे कही? इंडियन पेजेंट से कही। अब कुछ तो जो इंडियन पेजेंट्स थे वो इस सिस्टम से, अरेंजमेंट से काफी अर्कसम इसको फील कर रहे थे, काफी ज्यादा मुसीबत वाला मान रहे थे। तो उन्होंने तो क्या किया, तुरंत उनको ये लिख कर दे दिया कि ठीक है जी, हमें आप रिलीज कर दो और हम कंपनसेशन पे करने के लिए तैयार हैं। मींस उन्हें कुछ मनी पे करना था ब्रिटिशर्स को, जो कि उन्होंने कर दिया। बाकी जो थे जिनके पास पैसे नहीं थे वो कोर्ट में चले गए, उन्होंने लॉयर्स को एंगेज कर लिया, लेकिन बदले में ब्रिटिशर्स को ये बात अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने भी बीच में ठग्स को रख लिया, मीन्स उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए। तो ये प्रॉब्लम थी बेटा, ये समस्या चल रही थी। ओके, एंड जब जिन किसानों ने मनी दे दिया था, कंपनसेशन दे दिया था, उनको इस बात का पता चला कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो बनाना शुरू कर दिया है, उनका ये जो इंडिगो है किसी भी काम का नहीं है। ओके, और इसलिए इनको इस कॉन्ट्रैक्ट से आजाद कराया जा रहा है, तो उनको भी अपना मनी बैक चाहिए था, उनको भी अपना पैसा वापस चाहिए था। तो ये सारी पोजीशन थी, जिन्होंने पैसा दे दिया था वो वापस चाह रहे थे, बाकी लोग इस कॉन्ट्रैक्ट से वैसे आजाद होना चाहते थे लेकिन कोई भी कंपनसेशन पे करना नहीं चाहते थे। तो ये प्रॉब्लम थी शेयर क्रॉपर्स की जो उस समय चंपारण में चल रही थी। तब महात्मा गांधी जी वहां पर राजकुमार शुक्ला के साथ पहुंच गए। अब यहाँ पर महात्मा गांधी जी सोल फाइटर के रूप में आए थे, मींस अकेले फाइटर थे जिन्होंने कि अब इन गरीब किसानों की, मजदूरों की समस्या को हल करना था। अब बेटा यहाँ पर आने के बाद जो है एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, और आने के बाद उन्होंने पहला काम क्या किया? देखिए कुछ यहाँ पर मैं डेजिग्नेशंस बोलूंगी, कुछ व्यक्तियों के पद हैं ओके जिनसे महात्मा गांधी जी मिले थे, तो आप उनको ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना और बाद में इनको मेमोराइज भी कर लेना, तो आपको चैप्टर एकदम पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो पहला जो डेजिग्नेशन है वो मैं बोल रही हूँ, दैट इज सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन से सबसे पहले महात्मा गांधी जी मिले। तो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, इस तरह से आप समझ सकते हो इसको। लैंडलॉर्ड का मतलब क्या होता है? जमींदार, यानी कि अंग्रेज जमींदार जो थे उनकी जो एसोसिएशन थी उसके सेक्रेटरी से सबसे पहले महात्मा गांधी मिले और वो जानना चाहते थे कि भी क्या प्रॉब्लम चल रही है, भी आपके लैंडलॉर्ड्स ने क्या समस्या कर रखी है हमारे इंडियन पेजेंट्स के लिए। तो बेटा वो जो सेक्रेटरी था लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन का, उसने कहा कि वो एक आउटसाइडर को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। आउटसाइडर कौन? आउटसाइडर महात्मा गांधी।
अब महात्मा गांधी ने उनसे कहा कि ही इज नॉट एन आउटसाइडर, वो इसी इंडिया में रहते हैं, इसी कंट्री में रहते हैं, तो आप उनको आउटसाइडर कैसे बोल सकते हो, राइट। तो महात्मा गांधी ने इसका ये जवाब दिया कि आई एम नॉट एन आउटसाइडर। अब इसके बाद महात्मा गांधी वहां से तो आ गए वापस, और फिर उसके बाद बेटा वो गए ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ तिरहुत डिवीजन, यानी कि चंपारण जो है वो एक डिवीजन में ले करता था, और वो जो डिवीजन थी उसका नाम था तिरहुत। ओके, तिरहुत डिवीजन का जो ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर था महात्मा गांधी जी उसके पास गए, उससे बात करनी चाहिए, लेकिन उसने भी महात्मा गांधी को बुली कर दिया और उसने कहा कि तुम अभी की अभी तिरहुत छोड़कर चले जाओ। तो वहां पर जैसे मान लीजिए ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी ने भी उनको यही कहा कि वो आउटसाइडर को कुछ नहीं बताएंगे, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। यहाँ जब वो दूसरी बार गए मिलने किससे, ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ तिरहुत डिवीजन से, तो उसने महात्मा गांधी को डांटा और ये कहा कि तुम अभी की अभी मेरा जो ये डिवीजन है इसको छोड़कर चले जाओ, चंपारण छोड़कर चले जाओ। गांधी डिड नॉट लीव, गांधी जी वहां से नहीं गए और उसके बजाय वो मोतीहारी चले गए। मोतीहारी जो है बेटा वो चंपारण की कैपिटल है, ओके। और उन्होंने वहां पर एक घर में वो चले गए और घर को उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया, घर में रहने लगे एंड वहां पर उन्होंने शिकायतें इकट्ठी करनी शुरू की, ओके। और इन्वेस्टिगेशन, जितनी भी तफ्तीश वो कर सकते थे, जितना भी इन्वेस्टिगेट वो कर सकते थे, इस मैटर में सूचना इकट्ठी कर सकते थे, वो काम उन्होंने वहां से स्टार्ट कर दिया। एंड देन बेटा वो काम चल ही रहा था, तभी उनके पास एक रिपोर्ट आती है कि नजदीक का ही कोई गांव है और वहां पर एक कोई किसान है, उससे बुरा व्यवहार किया है अंग्रेजों ने। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अभी उस गांव में जाएंगे और उस जो किसान है जिसके साथ बुरा व्यवहार हुआ है, इल ट्रीटमेंट हुआ है, उससे मिलकर आएंगे। तो वो एक हाथी के ऊपर बैठकर उस गांव के लिए जा ही रहे थे, तभी की तभी बेटा पुलिस सुपरिटेंडेंट का एक मैसेंजर आता है और वो मैसेंजर जो है वो महात्मा गांधी से कहता है कि आप एक बार मेरे साथ चलिए, और वो वापस से महात्मा गांधी को उनके घर पर ले आता है, जो कि मोतीहारी में, आपको पता है उन्होंने अपना घर एक हेडक्वार्टर के रूप में बनाया हुआ होता है। और फिर उसके बाद जो है वो उन्हें एक ऑफिशियल नोटिस पकड़ाता है महात्मा गांधी को, जो कि पुलिस सुपरिटेंडेंट की ओर से होता है, और उस ऑफिशियल नोटिस के ऊपर ये लिखा हुआ होता है कि आपको अभी के अभी आदेश दिए जाते हैं कि आप चंपारण छोड़कर चले जाओ। महात्मा गांधी उस ऑफिशियल नोटिस को रिसीव कर लेते हैं और उसके पीछे लिख देते हैं कि मैं इस नोटिस को डिसऑबे करता हूं, आई डिसऑबे दिस नोटिस, मींस वो चंपारण छोड़कर नहीं जाने वाले। एंड बेटा इसके कॉन्सिक्वेंस में तुरंत क्या होता है कि महात्मा गांधी को एक समन पेश किया जाता है कि उनको नेक्स्ट डे कोर्ट में आना है, ओके। अब कोर्ट में पहुंचना है, उन्होंने सारी रात महात्मा गांधी सो नहीं सके और उन्होंने अपनी ओर से पूरे एफर्ट्स किए आगे की तैयारी के लिए। सबसे पहले तो उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को एक टेलीग्राफ लिखा और उस टेलीग्राम में उन्होंने ये लिखा था, ये टेलीग्राफ राजेंद्र प्रसाद, और उन्होंने ये कहा उससे राजेंद्र प्रसाद से कि कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों को लेकर आप मेरे पास यहाँ पर आ जाइए, ओके। कहाँ आ जाइए, कहाँ पर थे वो समय, मोतीहारी में, राइट। फिर उन्होंने जैसे आश्रम में क्योंकि वो रहते थे, आश्रम की भी देख रेख वो यहाँ पर रहकर कर रहे थे, तो उन्होंने आश्रम में भी लिखा कि किस तरह से आगे की प्लानिंग प्लॉटिंग सब हम करेंगे, ओके। क्योंकि उन्हें तो कोर्ट में समन किया जा रहा है और क्या पता उनके ऊपर कोई एक्शन हो जाए, क्या पता उनको कोई सजा मिल जाए। एंड ये सारा का सारा जो मैटर था उन्होंने साथ के साथ वॉइस रॉय को भी ब्रीफ कर दिया। वॉइस रॉय जो है वो आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपना शासन जब यहाँ चला रही थी, तो उसके बाद जैसे 1857 के बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया था और वाइस रॉय जो है मींस इन प्लेस ऑफ मोनार्क, इन प्लेस ऑफ द किंग, ओके। यानी कि इंग्लैंड का जो राजा है या रानी हम जिसे कह सकते हैं, वो उसकी जगह पर इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन देखते थे, वाइस रॉय देखते थे। तो वाइस रॉय को भी उन्होंने पूरा का पूरा मैटर ये लिखकर भेज दिया। अब जी सुबह हो गई और महात्मा गांधी को कोर्ट में जाना था, लेकिन उस दिन जो है मोतीहारी में उन्होंने क्या देखा कि मोतीहारी वाज ब्लैक विद पीसेंट्स, विद क्राउड ऑफ पीपल, ओके। ब्लैक का मतलब कि जैसे सिर जो है इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए, इतने ज्यादा पेजेंट्स, जैसे टेनेंट्स, पुअर फार्मर्स, ये सब इकट्ठे हो गए लोग वहां पर, किसके लिए, अपने मसीहा के लिए, अपने चैंपियन के लिए। उनको ये पता था कि इस तरह से एक महात्मा आए हैं, चैंपियन आए हैं, आपके कोज के लिए आए हैं, एक मसीहा आए हैं आपके लिए, और उन्हें कोर्ट में जैसे सम्मन किया जा रहा है, कोर्ट में बुलाया जा रहा है। उनको नहीं पता था कि वो जो चैंपियन है वो कौन है, महात्मा गांधी ने बेसिकली साउथ अफ्रीका में क्या किया है, या उनका जो बैकग्राउंड है वो क्या है, कितने लर्नेड हैं वो, ओके। इन सब बातों के बारे में और पुअर पीजेंट्स को कुछ भी नहीं पता था। वो तो केवल इस उद्देश्य से आए थे कि भी कोई एक व्यक्ति मसीहा बनकर तुम्हारे पास आया है तुम्हारी हेल्प करने के लिए, और कोर्ट में उसे सम्मन किया जा रहा है। तो
इतनी ज्यादा भीड़ वहां पर इकट्ठी हो गई कोर्ट एरिया के आसपास कि जो भी वहां पर अथॉरिटीज थे, ब्रिटिश अथॉरिटीज, उनसे वो जो क्राउड है वो कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। तो फाइनली जो भी ऑफिशियल्स थे उनको महात्मा गांधी का सपोर्ट लेना पड़ा उस भीड़ को काबू करने के लिए। महात्मा गांधी जी कोर्ट में प्रेजेंट हो गए। अब वहां पर जो प्रोसिक्यूटर था या जो मजिस्ट्रेट था वो इस सब चीजों को देख रहे थे, इन सब इंसिडेंट्स को देख रहे थे, किस तरह से लोगों का सपोर्ट जो है वो महात्मा गांधी को मिला हुआ है। प्रोसिक्यूटर ने सोचा कि ये जो जैसे आज की जो कार्यवाही है, प्रोसीडिंग्स हैं, इसको थोड़ा सा डिले कर देते हैं। बेसिकली वो सब डरे हुए थे और वो चाहते थे कि जो उनकी हायर अथॉरिटीज हैं उनसे वो डिस्कस कर लें इस मैटर के बारे में, क्योंकि उन्होंने देखा कि किस तरह से जो इंडियन पेजेंट्स हैं वो बिना किसी डर के, विदाउट एनी फियर, महात्मा गांधी को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। तो इस तरह से उनको भी अपने लिए डर महसूस हो रहा था और यही तो महात्मा गांधी चाह रहे थे, किसी तरह से इंडियन पेजेंट्स के मन में से वो जो डर है उसको निकाला जाए, ब्रिटिशर्स के लिए जो डर है। चलिए, अब ये लोग डरे हुए हैं, ब्रिटिशर्स डरे हुए हैं, लेकिन महात्मा गांधी और चाह रहे हैं कि प्रोसीडिंग्स को डिले कर दिया जाए, लेकिन महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं, कोई डिले नहीं की जाएगी, प्रोसीडिंग्स करो, अभी की अभी करो। फिर महात्मा गांधी ने कहा कि बेसिकली उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी और जिसमें वो मेंशन करते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। अब इसे भी आप अच्छे से समझना बेटा कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज क्या है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज का मतलब है कि महात्मा गांधी जो है वो दो तरह के कर्तव्यों के बीच में, दो तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच में अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं। वो ये कहते हैं कि एक और तो मैं बुरा उदाहरण प्रस्तुत नहीं करना चाहता एक लॉ ब्रेकर के रूप में, आई डोंट वांट टू प्रेजेंट एज अ लॉ ब्रेकर बाय जैसे डिसऑबिंग दिस लॉ। क्या डिसऑबे करते कि आप बार बार मेरे को बोल रहे हो कि चंपारण छोड़ के चले जाओ, चंपारण छोड़ के चले जाओ, मैं मना कर रहा हूँ कि मुझे नहीं जाना, मैं लॉ ब्रेक कर रहा हूँ बार बार, राइट। तो मैं इस तरह का एक बुरा उदाहरण, बैड एग्जाम्पल प्रेजेंट नहीं करना चाहता बाय डिसऑबिंग माय दिस लॉ, राइट। लेकिन दूसरी ओर दूसरा कॉन्फ्लिक्ट क्या है मेरे मन में, दूसरी ड्यूटी मेरी बनती है हमारे नेशन के प्रति, मेरी जो कॉन्शियंस है वो मुझे अलाउ नहीं कर रही, ओके, कि मैं इन ये जो ह्यूमैनिटेरियन और नेशनल सर्विस है इसके लिए, इन पुअर पीजेंट्स के लिए, ये बेचारे किसान, ये गरीब लोग मेरे से कुछ उम्मीद लगा कर बैठे हैं, तो ये मुझसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और मेरी कॉन्शियंस ये अलाउ नहीं कर रही कि मैं इनको छोड़कर चला जाऊँ। तो एक रूप से तो कहता है कि मैं आपको भी डिसऑबे नहीं करना चाहता, कोर्ट को, मैजिस्ट्रेट को, लॉ को, लेकिन दूसरी ओर जो है मैं इन लोगों को भी छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकता। तो ये स्टेटमेंट उन्होंने अपनी वहां पर दी। अब इसके बाद जो है, और उन्होंने कहा कि पेनल्टी अगर कोई आपको मेरे ऊपर लगानी है तो आप कोई पेनल्टी मेरे ऊपर लगा सकते हो। मैजिस्ट्रेट ने कहा कि अभी वो 2 घंटे के लिए, जैसे अभी कोई आगे की कार्यवाही नहीं करने वाले, तो अगर महात्मा गांधी चाहें तो वो बेल लेकर और 2 घंटे के लिए रिलीज हो सकते हैं। महात्मा गांधी ने बेल लेने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो वहीं पर ही रहेंगे एंड हो सकता है कि मैजिस्ट्रेट भी कुछ डिस्कस करना चाहते हो कि भी इस मैटर में क्या किया जाए। एंड देन क्या हुआ कि दोबारा से 2 घंटे के बाद कोर्ट रिकन्वीन हुई एंड देन आप ये देखिए कि जो मैजिस्ट्रेट थे उन्होंने कहा कि अभी काफी दिनों तक वो इस पोजीशन में नहीं है कि कोई भी निर्णय सुनाए, कोई भी डिसीजन प्रेजेंट करें। तो महात्मा गांधी जो है वो लिबर्टी जो है, ही कैन रिमेन एट लिबर्टी, वो स्वतंत्रता से जहां चाहे वहां घूम सकते हैं। तो देखिए इस कोर्ट की प्रोसीडिंग्स तो ये हुई कि महात्मा गांधी को परमिशन मिल गई कि वो वहां पर आराम से रह सकते हैं। अब बेटा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि महात्मा गांधी ने उससे एक दिन पहले रात को, जैसे वो सो नहीं पाए थे, तो राजेंद्र प्रसाद के पास टेलीग्राफ किया था कि वो कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों को लेकर आए। तो राजेंद्र प्रसाद चूंकि खुद लॉयर थे, तो लॉयर ही उनके फ्रेंड्स भी थे और भी इन्फ्लुएंशियल पीपल आए थे, काफी एफ्लुएंट थे जो कि, लेकिन जो कुछ लॉयर्स थे वो रुक गए वहां पर और उन्होंने महात्मा गांधी के साथ बैठकर कुछ डिस्कशन किया। तो उनमें से कुछ लॉयर्स थे, जैसे राजेंद्र प्रसाद तो थे ही, फिर ब्रज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक, ओके, और दूसरे भी प्रोमिनेंट लॉयर्स थे, वो सब इकट्ठे बैठ गए महात्मा गांधी के पास कुछ डिस्कस करने के लिए। और फिर उसके बाद जैसे महात्मा गांधी ने कहा कि जैसे महात्मा गांधी का ये नहीं पता था बेटा कि उनको क्या पनिशमेंट होगी, क्या पता उनको सजा हो जाए, क्या पता उनको जेल जाना पड़े, वो ये सब बातें डिस्कस कर रहे थे। तो फिर जो है उन्होंने कहा कि वो यहाँ पर आए हैं महात्मा गांधी के बुलाने पे उनकी एडवाइस के लिए कि भी क्या किया जाए आगे, ओके। एंड वो कहते हैं कि हम आपकी हेल्प के लिए और आपकी एडवाइस के लिए यहाँ पर आए थे, अगर आपको ही जेल हो जाती है, ओके, तो फिर हम यहाँ क्या करेंगे, हम किसे एडवाइस देंगे जब यहाँ पे कोई होगा ही नहीं और आपको तो जेल हो जाएगी, तो उस समय हम भी अपने अपने घर वापस चले जाएंगे। अब बेटा ये बात जो है महात्मा गांधी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। इवन राजेंद्र प्रसाद ने भी फिर महात्मा गांधी ने कहा
कि तो फिर आप ही कह रहे हो कि आप भी अपने अपने घर वापस चले जाओगे, मुझे जेल हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो शेयर क्रॉपर्स हैं चंपारण में, इनका क्या होगा? तो अब जो है ये सब इकट्ठे होते हैं, लॉयर्स फणींद्र प्रसाद के साथ मिलते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं। उनके मन में जैसे ये आता है कि ये जो व्यक्ति है ये इतनी दूर से इन गरीब मजदूर किसानों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आया है, जबकि ये तो यहाँ से बिलोंग भी नहीं करते, ओके, तो गुजरात में रहते हैं और ये वहां से यहाँ तक आ गए हैं। और हम जो कि चंपारण के आसपास के एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं और हमने कितने समय से इन शेयर क्रॉपर्स के लिए काम किया है, इन किसानों के लिए काम किया है, हम भी अगर इस तरह की बात करेंगे कि हम तो वापस चले जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, तो ये बात बेसिकली मॉरली गलत है। अब ये जो लॉयर्स हैं ये महात्मा गांधी से कहते हैं कि अगर आप जेल जाओगे तो हम भी आपके साथ जेल जाएंगे। महात्मा गांधी इस बात पर बहुत खुश होते हैं और वो एक बात कहते हैं, एक स्टेटमेंट कहते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये स्टेटमेंट है कि द बैटल ऑफ चंपारण इज वन, कि चंपारण का जो बैटल का मतलब युद्ध, संघर्ष, ओके, जो है युद्ध जो है चंपारण का, वो हमने आज जीत लिया है। क्योंकि ये जो लॉयर्स थे सभी, ये सभी काफी इन्फ्लुएंशियल लोग थे एंड जब इनका सपोर्ट मिलेगा इन पुअर शेयर क्रॉपर्स को तो ऑब्वियसली विक्ट्री तो इन्हीं की होगी, राइट। तो अब जो है इसके बाद उन्होंने एक पीस ऑफ पेपर लिया और कोर्ट अरेस्ट के लिए सभी का सीक्वेंस नोट किया कि कौन कौन किस किस पेयर में जो है दो जने फिर कोर्ट अरेस्ट के लिए चले जाएंगे अगर महात्मा गांधी को जैसे जेल होती है तो। लेकिन बेटा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि कुछ दिन के बाद जो है, काफी दिनों के बाद बल्कि, महात्मा गांधी को एक रिटन कम्युनिकेशन मिली मजिस्ट्रेट की ओर से एंड ये जो ऑर्डर है ये पास किया था लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस ने एंड वो ये था कि उन्होंने जितने भी केस महात्मा गांधी के ऊपर लगाए थे, जितने भी आरोप उनके ऊपर लगाए थे, सबको उन्होंने खारिज कर दिया है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी बिल्कुल फ्री हो गए थे, उनके ऊपर अब किसी भी तरह के चार्जेस ब्रिटिशर्स की ओर से पेंडिंग नहीं थे। यहाँ एक और स्टेटमेंट हमें पढ़ने को मिलती है, दैट इज सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि सिविल डिसोबीडियंस जो है वो उसकी जीत हुई थी। सिविल डिसोबीडियंस का क्या मतलब है? हिंदी में तो आप जानते ही हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन मीन्स वी हैव टू रिमेन पोलाइट बट एट द सेम टाइम वी हैव टू ओपोज द सिस्टम, ओके, बीइंग पोलाइट वी हैव टू ओपोज द सिस्टम। हमें जैसे वायलेंट नहीं होना है, ओके, नॉन वायलेंट रहना है, हमें बड़ा ही पोलाइटली अपनी बात को रखना है, लेकिन हमें सिस्टम को जैसे चैलेंज भी साथ के साथ करना है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए भी आवाज उठानी है। तो सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया हियर। अब बेटा महात्मा गांधी लग गए दूसरे वकीलों के साथ, लॉयर्स के साथ, और उन्होंने कंप्लेंट्स इकट्ठा करनी शुरू की। एक पाइल, एक पूरा ढेर बन गया उन सब शिकायतों का। 10,000 से भी ज्यादा कंप्लेंट्स किसानों ने जैसे वहां पर इकट्ठी कर दी और बहुत ज्यादा उनको इस तरह के एविडेंस मिले कि लैंडलॉर्ड्स किस तरह से इन पुअर शेयर क्रॉपर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अब इस तरह से ये जैसे उन्होंने काफी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स, इन्वेस्टिगेशंस करी, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करे, रिपोर्ट्स कलेक्ट करी, और ये सब कलेक्ट करने के बाद जो है वो मिले सर एडवर्ड गेट से। और सर एडवर्ड गेट कौन है? ही इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, ओके, जिन्होंने ये कहा था कि तुम्हारे ऊपर सारे जो है वो खारिज हो गए हैं, कोई भी तुम्हारे ऊपर आरोप नहीं है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर गेट से जो है उन्होंने बुलाया महात्मा गांधी को, जून में उन्होंने बुलाया। लेकिन इससे पहले कि वो उनसे मिलने जाते, लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने जाते, गांधी जी और भी इन्फ्लुएंशियल लोगों से, काफी लीडिंग एसोसिएट से मिले, ओके। और मिलने के बाद जो है 4 प्रोट्रैक्टेड मींस काफी लंबे लंबे इंटरव्यूज उनके चले लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, ओके। एंड फाइनली उन्होंने ये डिसाइड किया कि एक ऑफिशियल कमीशन अपॉइंट किया जाएगा, ओके। एंड वो जो ऑफिशियल कमीशन है वो इंक्वायरी करेगा, राइट, इस सब मैटर की। और उस ऑफिशियल कमीशन में कौन कौन होंगे? उसमें जैसे 3 ग्रुप्स थे, उस कमीशन में 3 ग्रुप्स थे, आप ध्यान से समझिएगा। पहला ग्रुप जो था वो लैंडलॉर्ड्स का था। लैंडलॉर्ड्स आप समझ गए, जमींदार जो कि उस जमीन के मालिक थे जहां पर शेयर क्रॉपिंग का काम होता था, लैंडलॉर्ड्स थे। दूसरा जो ग्रुप था उसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का था, यानी कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, कौन सी गवर्नमेंट? अंग्रेज सरकार, ओके। तो गवर्नमेंट सरकार के जो भी ऑफिसर्स थे वो होंगे। और तीसरे थे उसके अंदर केवल एक महात्मा गांधी। लैंडलॉर्ड्स प्लूरल में बहुत सारे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स प्लूरल में बहुत सारे ऑफिसर्स, और अकेले कौन? महात्मा गांधी, हु वाज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दीज पुअर पीजेंट्स। पूरे गरीब किसानों की ओर से केवल एक प्रतिनिधि महात्मा गांधी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और
लैंडलॉर्ड्स को मिला के वो कमीशन बना एंड उस कमीशन ने फिर इंक्वायरी की। ओके, जब इंक्वायरी चली बेटा तो बहुत अच्छे से कंप्लेंट जो थी वो पता चली कि किस तरह से इन लैंडलॉर्ड्स ने बहुत ही ज्यादा हरासमेंट के साथ इन पुअर पीजेंट्स का एक्सप्लॉयटेशन किया है, और जो चार्जेस थे उनके अगेंस्ट वो लगातार प्रूव होते चले गए। वो तो होने भी थे, आपको पता ही है कि उन्होंने मनी भी चार्ज कर रखा था, कंपनसेशन भी ले रखा था, कॉन्ट्रैक्ट भी इस तरह का था जो उन्होंने खुद के हिसाब से बनवा रखा था, राइट। तो पहले भी कंपल्सरी होगा कि इंडिगो गानी उगानी है उनके किसी काम के लिए, वो उनको दे, फिर हटाएंगे तो भी अपनी मर्जी से तुम्हारे से बदले में पैसे लेंगे। फिर उनको ये पता है कि वो जो क्रॉप है किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो बनाना शुरू कर दिया है। तो ये सब जो चार्जेस थे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के ऊपर, ये प्रूव हो गए। अब बेटा बात आई मनी बैक की कि भी उनका पैसा कैसे वापस होगा। तो यहाँ पर ये लोग इन्होंने पूछा कि बताओ भी महात्मा गांधी जी आप कितना पैसा वापस चाहते हो। वो मन मन में सोच रहे थे कि महात्मा गांधी बहुत बड़ी अमाउंट जो है उसे कहेंगे भी वापस चाहिए। फिर महात्मा गांधी ने बड़ा सोच समझ के कहा कि ठीक है 50% जो मनी है उसको आप वापस दे दीजिए। और यहाँ पर बेटा एक स्टेटमेंट है, कोई J.Z. हॉज है, उन्होंने लिखा है, वो ब्रिटिश मिशनरी हैं। उन्होंने लिखा है कि जैसे महात्मा गांधी काफी एडमेंट थे, वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे कि उनको 50% मनी तो कम से कम वापस चाहिए ही चाहिए। लेकिन फिर उसके बाद डिस्कशंस चली एंड ऑफिशियल कमीशन जो बना था इस सब प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, वो सब एक स्वर में यानी कि यूनानिमसली तैयार हुए 25% मनी वापस करने के लिए। कितना परसेंट वापस हुआ? 25% मनी वापस हुआ। अब ये जो 25% था, हालांकि ये काफी कम था, लेकिन महात्मा गांधी ने कहा कि ये जो अमाउंट है चाहे जितनी भी है, ओके, एटलीस्ट ब्रिटिशर्स ने अपना मनी सरेंडर किया। लेकिन मनी से भी ज्यादा जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है उनकी प्रेस्टीज। यानी कि पहली बार ऐसा हुआ था कि ब्रिटिशर्स इंडियंस के आगे झुके थे, उनकी जो प्रेस्टीज है, उनकी जो एस्टीम है वो डाउन हुई थी। एंड इसी की वजह से जो हमारे इंडियन पेजेंट्स हैं उनके मन में से जो फियर था, जो डर था, वो सब निकल गया था। और अब ब्रिटिशर्स को ये डर लगना शुरू हो गया था कि ये जो इंडियंस हैं ये कभी भी यूनाइट हो सकते हैं आपके अगेंस्ट, और कभी भी कुछ भी अब हो सकता है उनके तख्तो-ताज के साथ, राइट। तो बेटा यहाँ पर ये जो चंपारण का एपिसोड है ये खत्म होता है, लेकिन हमारा चैप्टर भी कंटिन्यूड है, थोड़ा सा लेंथी और थोड़ा समझाने वाला चैप्टर है ये, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम और आप मेरे साथ बने रहेंगे। धीरे धीरे करके ये जो शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट है चंपारण से ये बिल्कुल रिमूव हो जाता है। अब यहाँ पर महात्मा गांधी ने जो चंपारण में वो काम करने के लिए आए थे उसे कंप्लीट कर दिया। हालांकि महात्मा गांधी बीच में रियलाइज करते हैं कि उन्होंने एक छोटे से पुअर पीजेंट, इलिटरेट, अनलेटर्ड पीजेंट की बात सुनकर और वो यहाँ पर आ गए थे। उनको लगा थोड़ा बहुत काम होगा करके आ जाएंगे, लेकिन इस पूरी की पूरी प्रोसेस ने उनका पूरा 1 साल इस प्रोसेस में ले लिया। ओके, चलिए कोई बात नहीं। अब महात्मा गांधी जी जो हैं उनकी एक दो बातें और इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में हमें डिस्कस करनी है। तो महात्मा गांधी जी ने केवल पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली ही नहीं चंपारण के लोगों की हेल्प की, बल्कि उन्होंने ये महसूस किया कि कल्चरली और सोशली भी चंपारण विलेज में काफी ज्यादा डेवलपमेंट की आवश्यकता है। उन्होंने रियलाइज किया कि यहाँ के लोग जिन कंडीशंस में रहते हैं वो हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लीनलीनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी साफ सुथरी नहीं है। दूसरा, उन्होंने ये रियलाइज किया कि यहाँ पर एजुकेशन जो है वो भी काफी कम है, लोग बीमार भी बहुत रहते हैं क्योंकि गंदगी है, एजुकेशन नहीं है, इस वजह से। तो इसके लिए उन्होंने अपील की। ओके, उन्होंने ये सोचा कि कोई वॉलंटरीली मींस स्वेच्छा नेक्स्ट शुरू हो गया तो बस मैंने ऑन कर दिया वहाँ से नोटिफिकेशन। देखो ये कंटिन्यू हो जाती है तो स्ट्रिंग कंटिन्यूड है। देखना आपको